हेलो मित्रों। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं राजीव रंजन सिंह, मार्गदर्शक सिविल सर्विसेज की ओर से आपके बीच में आया हूं। आपके बीच आने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इन दिनों इतिहास के संबंध में कई बातें हमारे देश में चल रही हैं और इसमें कोई भी क्षेत्र जो है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनीति हो, या चाहे वो आम जनता हो, यहाँ तक संसद भी इससे अब अछूता नहीं रह गया। और ये बहुत दुखद बात है कि इन तथ्यों में जो सच्चाई है वो कोसों दूर है। तो सबसे पहले हम इस बात पर विचार करते हैं कि जो बातें इन दिनों हमारे देश में चल रही हैं कि राणा सांगा के बारे में, कि एक संसद के सदस्य ने कहा कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया और वो एक गद्दार है, इसलिए उसके जितने भी वंशज हैं वो गद्दार है की संतान है। तो इस तथ्य को हम सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जहाँ तक राणा सांगा की बात है, तो राणा सांगा 1508 से लेकर 1529 के बीच में जो है सो मेवाड़ का वंश का शासक था और उसने बहुत बहादुरी से मेवाड़ वंश के शासन को आगे बढ़ाया। उसने अपने जीवन में सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी और कहा जाता है कि जो खानवा का युद्ध हो रहा था 1527 ईस्वी में, तो उसने अपने इस युद्ध में, अंतिम युद्ध में, उसने अपने शरीर पर 80 घाव खाए। उसके बाद वो लड़ता रहा और मुगलों के चके चने चबाने पड़े। लेकिन वास्तविक तथ्य जिस पर जो विवाद अभी हमारे यहाँ छिड़ा हुआ है वो ये है कि राणा सांगा ने ही मुगलों, खासकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। इस तथ्य को इतिहास की दृष्टि से हम जांचते हैं। बाबर ने अपने जीवन के अंतिम समय में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तुजुके बाबरी, और अब्दुल रहीम खाना जो अकबर का दरबारी था, उसने इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा में किया। उस किताब में बाबर ने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया है कि यहाँ का मौसम कैसा था, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ की जलवायु कैसी थी, और उसके शासन के शुरू के 18 वर्षों की चर्चा इसमें की गई। इस दौरान उसने जो है ये बात जो लिखी है कि भारत में उसका आगमन कैसा हुआ, इसके संबंध में कई स्रोत जो हैं उसके लिखे गए तथ्यों को पुष्ट नहीं करते। और भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में कोई भी तथ्य तभी सत्य मानी जाती है जब तक वो अनेक स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं हो जाए। तो बाबर, जो कि सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि मध्य एशिया में जो समरकंद था उसके पूर्वज, उसके वंशज जो वहीं के निवासी थे। और जब फरगना वो मध्य एशिया से निकाला गया, समरकंद से जब निकाला गया, तो वो जो है सो अफगानिस्तान के उसने जीता और वहाँ का वो शासक बना। और उसके बाद उसने लगातार कई बार कोशिश की फारसी शासक बादशाहों के साथ मिलकर कि फरगना पर, समरकंद पर अधिकार कर ले। कुछ बार वो सफल भी हुआ, लेकिन वो जो है सो मूलतः जो है सो असफल ही रहा। उसके बाद बाबर ने काबुल को जीता और 1507 ईस्वी में उसने अपने आप को बादशाह का उपाधि का ग्रहण किया। अब भारत, जब बाबर मध्य एशिया में असफल हो गया, तो उसके बाद उसकी दृष्टि जो है सो भारत की ओर पड़ी और उससे भारत का राजनीतिक इतिहास जो है सो काफ़ी बिखरा हुआ था। राजनीतिक इतिहास जो था, कई छोटे छोटे राजवाड़े यहाँ पर थे। दिल्ली पर लोदियों का शासन था, राजस्थान में सिसोदिया राजपूतों का शासन था, बंगाल में भी अफगानों का शासन था। इस तरह कई टोलियों में जो है सो भारत विभक्त था, कई राजनीतिक शक्तियों में भारत विभक्त था, और वो जो आपस में जो सो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इस स्थिति में ये राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति, राजनीतिक कमजोरी की स्थिति का जो है सो बाबर ने बखूब फायदा उठाया और भारत जैसे समृद्ध प्रदेश में उसने अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ आक्रमण करने की बात सोची। इस कार्य में तत्कालीन वहाँ जो शासक थे,
चाहे इब्राहिम लोदी का वो भाई भाई हो या या पंजाब का गवर्नर हो दौलत खां लोदी, या उसका बेटा दिलावर खां हो या आलम खां हो, इन सारे लोगों ने जो है सो बाबर की मदद की और जिसके फलस्वरूप जो है सो बाबर जो है सो भारत की ओर अपना दृष्टिपात कर सका। लेकिन बाबर ने अपने बाबरनामा में ही यह स्पष्ट किया है कि उस समय जो है सो भारत में कई मजबूत और स्वतंत्र राजवंश थे, जिसमें मेवाड़ का भी नाम उसने शामिल किया। तो बाबर खुद ये मानता था कि मेवाड़ जो है, जहाँ राजपूतों की ताकत है, शक्ति है, वो एक मजबूत राजवंश है और भारत में आगे आने से पहले जो सो राजपूतों से उसको या तो संधि करनी पड़ेगी या उसे संघर्ष करना पड़ेगा। जो मेवाड़ की कुछ पांडुलिपियां हैं या जीएन शर्मा जैसे इतिहासकारों का मानना है कि इस स्थिति को देखते हुए बाबर ने जो हिंदुस्तान के पर कब्जा करना चाहता था, अपने दूत को भेजा। हालांकि इसकी पुष्टि जो है सो ज़्यादा इतिहासकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि इस तरह के कोई दूत बाबर की तरफ से यहाँ भेजा गया था, जिस पर मेवाड़ के सरदारों की बैठक हुई और ये निर्णय लिया गया कि हम इस बाबर की इस मुहिम में हम किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे और न ही हम लोदियों का भी कोई सहयोग करेंगे। इस तरह की बात जो है सो इस बैठक में इसमें निर्णय लिया गया और अंत में जो है सो बाबर ने अप्रैल 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पर अपना जो सो शासन स्थापित किया। लेकिन आज के दिनों में जो हमारे देश में जो इतिहास की चर्चा होती है, वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से होती है कि हम किस पक्ष को चर्चा करें ताकि वो जो सो सामने वालों को वो संतुष्ट कर सके, और किस पक्ष को की आलोचना करें ताकि वो उससे जो सो उत्तेजित होकर समाज में एक विवाद हो। लेकिन मेरा यहाँ इसी तरह का कोई राजनीतिक विश्लेषण का उद्देश्य नहीं है। जो ऐतिहासिक तथ्य है कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और 5 बार आक्रमण में जो सो पहला जो 2 आक्रमण था उसका असफल आक्रमण था, जो भारत के तटीय जो था मुल्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में था। तीसरा जो आक्रमण उसने पंजाब पर किया और पंजाब के काफ़ी बड़े हिस्से को उसने जीत करके वहाँ से उसने गवर्नर को बंदी बना लिया। बाद में इब्राहिम लोदी की सेना जब गई तो वो उस पर एक समझौता हुआ। इसके बावजूद बाबर भारत में की जो आर्थिक संपदा थी और भारत का जो वैभव था उससे देखकर काफ़ी आकर्षित था, क्योंकि वो जिस प्रदेश का शासक था, काबुल कंधार का, वहाँ की आर्थिक समृद्धता उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण बाबर को भारत की ओर अपनी दृष्टिपात करना पड़ा। और नतीजा हुआ कि 5वें आक्रमण उसने जो है सो भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के युद्ध में लोदियों को करारी शिकस्त दी अपने उन्नत सैन्य कौशल के बदौलत, जो कि तुलुगामा पद्धति के नाम से जानी जाती है। उसने यहाँ के लोदियों को हराया। उसने पहली बार भारत के युद्धों में बड़े पैमाने पर तोपों और गोलों का प्रयोग भी किया था, जो कि उसने तत्कालीन भारत में किसी भी शासक के पास उपलब्ध नहीं थे। और बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था भारत में, वो यही था कि उसकी रण कौशल और उसकी युद्ध नीति जो थी सो बाकी भारत में मौजूद तत्कालीन शासकों की युद्ध नीति से और तकनीकी के मामले में उससे ज़्यादा सफल थी और अधिक सुदृढ़ थी। अब जब हम इन तथ्यों को हम स्पष्ट रूप से जानते हैं तो फिर ये ऐतिहासिक विवाद जो सामने है कि राणा सांगा एक गद्दार था, ये कहना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि राणा सांगा ने किसी भी तथ्य में कहीं इवन एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी इस बात की चर्चा स्पष्ट नहीं है कि राणा सांगा नहीं भावक। इसमें भी लिखा है कि संभवतः ऐसा हो सकता है। तो संभवतः को हम ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं और ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर उस पर हम आगे की व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि राणा सांगा ने बहुत बहादुरी से बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक बयाना के युद्ध में उसने बाबर की सेना को हराया था, उसकी चौकी को भी लूटा था और जिसके कारण बाबर की बहुत बदनामी हुई थी। ये तक लोगों को द्वारा कहा जाता कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को विस्थापित करने के लिए जैसे उसने बाबर को बुलाया। ये बात भी अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि किसी व्यक्ति को बुलाने का बाहरी व्यक्ति को किसी को हराने का बुलाने का मतलब तभी होता है जब वो व्यक्ति उससे शक्तिशाली हो। और हम ऐतिहासिक तथ्यों में अगर जाएंगे तो इसे प्राप्त करेंगे कि 1517 ईस्वी में खतौनी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया
और उसके एक बेटे को जो उसने बंदी बना लिया। बाद में इब्राहिम लोदी को शर्तों पर समझौता करके अपने बेटे को वहाँ से छुड़ाना पड़ा। उसके बाद भी एक और युद्ध में बाबर राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया, धौलपुर के युद्ध में हराया, और उसके लोदियों को जो सो उसकी असली जो ताकत है उसको एहसास कराया। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति खुद इब्राहिम लोदी को हराने में सक्षम था और खुद जो सो दिल्ली पर अधिकार करने के लिए अगर चाहता तो कर सकता था, लेकिन तब भी उस पर आरोप लगाना कि उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को बुलाया और बाबर को बुलाकर उसने भारत में मुगलों की स्थापना कराई, ये सरासर अतिशयोक्ति है और कुछ नहीं है। इसका जो सो किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य जिसे इसकी पुष्टि नहीं होती है, और जो भी व्यक्ति इस साक्ष्य पर विषय पर अपना विश्वास करते हैं वो किसी भ्रम के शिकार हैं, अन्यथा कुछ नहीं। धन्यवाद।